नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले हम आपको कांग्रेस सांसद के कैशगंज लेकर चलेंगे। कैशगंज, जहां मशीनें नोट गिनते गिनते खराब हो गई हैं, नई मशीनें मंगवाई गई हैं। अब तक 300 करोड़ कैश मिल चुका है और बताया जा रहा है कि अभी 6 से 7 कमरे खुलने बाकी हैं। इसके बाद एक दिलचस्प सियासी खबर तेलंगाना से, जहां बीजेपी विधायकों ने शपथ लेने से ही इनकार कर दिया और सीधे राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। विवाद की वजह है जूनियर भाईजान यानी अकबरुद्दीन ओवैसी। इस खबर पर भी सत्ता की कुंजी आपके सामने हम खोलेंगे। आज पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए असली वीआईपी देश के किसान और गरीब हैं। पीएम ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की और बोले, जिनको कोई नहीं पूछता उनको न केवल मोदी पूछता है बल्कि पूजता भी है। एक बड़ी सियासी खबर बीएसपी के खेमे से, जहां मायावती ने लोकसभा सांसद दानिश अली को बहुजन समाज पार्टी से निलंबित कर दिया। बीएसपी ने इसके पीछे दावा किया कि सांसद दानिश अली पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए। ये वही दानिश अली हैं जिनके खिलाफ बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने संसद में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आज सत्ता में एक चौंकाने वाली खबर मध्य प्रदेश से भी है, जहां जावेद खान के नाम के एक शख्स ने अपनी भाभी को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था। महिला के आरोप बेहद गंभीर है। इस पर हम आपको एक वीडियो रील दिखाएंगे। आतंकी संगठन आईएसआईएस की साजिश के खिलाफ एनआईए ने देश भर के 50 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस केस में अभी तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दावा किया गया है कि आईएसआईएस देश की 40 जगहों पर हमले की योजना बना रहा था, जिसे नाकाम कर दिया गया। और इसके बाद सत्ता में हम आपको हमास की रॉकेट फैक्ट्री दिखाएंगे। पहली बार कैमरे पर हमास ने अपनी इस रॉकेट फैक्ट्री को दिखाया है और सीधे इजराइल को ललकारा है। इजराइल के लोग खौफ में हैं। क्या हमास 7 अक्टूबर जैसा नरसंहार फिर करने वाला है? आप में से बहुत सारे न्यूज मित्रों ने उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर मौजूद एक जिले का नाम सुना होगा, कासगंज। लेकिन आज हम आपको कांग्रेस के एक सांसद का कैशगंज दिखाने जा रहे हैं, जिसके चर्चे इस वक्त हर किसी की जुबान पर हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के इस कैशगंज में नोटों से भरी हुई अलमारियां हैं। 100, 200 और 500 रुपए के नोटों से भरे हुए बैग हैं और इतने नोट हैं जो ट्रक में भी आसानी से नहीं समा पा रहे हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैशगंज में आयकर छापे के बाद नोटों की गिनती 3 दिनों से लगातार जारी है और अब यह आंकड़ा 200 करोड़ से पहुंचकर 300 करोड़ पार कर गया है। और अब यह भी माना जा रहा है कि यह कैश 500 करोड़ को भी पार कर सकता है, 500 करोड़ को भी, क्योंकि अभी 6 से 7 कमरे खुलने बाकी हैं। 9 अलमारी के बाद 9 नए लॉकर और मिले हैं। नोटों से भरे जो 176 बैग मिले, उनमें से कई बैग की गिनती अभी तक नहीं की गई है और इतने में ही कांग्रेस सांसद के कैशगंज का पहाड़ 300 करोड़ के ऊपर निकल गया है। अब लोग पूछ रहे हैं, धीरज साहू कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं या अपने आप में नोट छापने की मशीन है? इस सवाल की वजह है धीरज साहू के पास से मिला नोटों का कुतुब मीनार। आपने बिल्कुल सही सुना, नोटों का कुतुब मीनार। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 176 कैश से भरे बैग बरामद हुए हैं। अगर एक बैग की ऊंचाई 1.5 फीट भी मान ली जाए और इन्हें एक साथ रखा जाए तो इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा होगी, जो 73 मीटर का है। लेकिन कांग्रेस सांसद के नोटों का कुतुब मीनार इससे कहीं ज्यादा ऊंचा हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि यह कुतुब मीनार काले धन का कुतुब मीनार है और इसे करप्शन के सीमेंट से जोड़कर तैयार किया गया है। अब से 24 घंटे पहले हमने सत्ता में जब आपको यह खबर दिखाई थी तो कैश करीब 200 करोड़ रुपए का था, लेकिन तब से लेकर अब तक इसमें 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इजाफा हो चुका है। यानी जितने नोट एक दिन में छापना शायद खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, उतने नोट कांग्रेस सांसद के कैशगंज में मिले हैं। अब तक 300 करोड़ से ज्यादा का नकद धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों से जब्त किया गया है। कांग्रेस सांसद की नोट कोठरी से इतने पैसे निकले हैं कि उसे गिनते गिनते मशीनें थक गई हैं। इतने नोट थे जिन्हें गिनते गिनते कई मशीनें खराब हो गई।
इसके बाद भुवनेश्वर से नोट गिनने की और नई मशीनें मंगवाई गईं और फिर से नोट गिनने का काम शुरू किया गया। 9 अलमारी के अलावा 176 बैग मिले जिनमें भर भर कर नोट रखे गए थे। जो नोट कांग्रेस सांसद के पास से मिले हैं, जब उन्हें रखने के लिए बैग कम पड़ गए तो नोटों को बोरों में भरना पड़ा। ये नोट इतने ज्यादा थे कि उन्हें ले जाने के लिए अधिकारियों को छोटी गाड़ी नहीं बल्कि ट्रक मंगवाना पड़ा। और इतने सब के बाद भी चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक नोटों की गिनती खत्म नहीं हुई है और दावा यह किया जा रहा है कि नोटों को गिनने में अभी 36 से 48 घंटे का वक्त और लग सकता है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद के ठिकानों से 3 सूटकेस में भर भर कर ज्वेलरी मिलने का दावा भी किया गया है। वैसे आयकर विभाग ने जिन अधिकारियों को नोट गिनने का यह मैनेजमेंट सौंपा है, आज उनकी भी तारीफ करने की जरूरत है, क्योंकि मशीनें थक गई लेकिन अधिकारी अब भी अपने कर्तव्य पथ पर जमे हुए हैं। वैसे ईमानदार अफसरों को बेईमानी के नोटों का पहाड़ दिख जाए तो वो उसे तोड़कर ही दम लेते हैं। अब हम आपको कांग्रेस सांसद के कैशगंज पर नोटों का नंबर गेम भी दिखा देते हैं, क्योंकि यहां असली खेल नंबर्स का है। कांग्रेस सांसद की कैश कोठरी से ऐसे ऐसे नंबर निकलकर सामने आए हैं जो हैरान के साथ साथ परेशान भी कर रहे हैं। जो नकद बरामद हुआ है वो 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। नोटों से भरी 9 अलमारी अब तक खोली जा चुकी हैं और 9 लॉकर्स की जानकारी अब तक मिली है। 176 बैग में भर भर कर नोट मिल गए हैं, अभी कई बैग खोले तक नहीं गए, यानी नोटों की गिनती होना अभी बाकी है। जो नोट मिले हैं वो 100, 200 और 500 के हैं। 2000 का अब तक कोई नोट नहीं मिला है। वैसे हो सकता है उसे डेडलाइन से पहले बदल लिया गया हो। नोट गिनने के बाद जो काम में करीब 40 मशीनें लगाई गई, इसमें 50 से ज्यादा बैंक के कर्मचारी इन नोटों को गिन रहे हैं। ये सारा धन 3 राज्यों में छापे के दौरान बरामद किया गया है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके परिवार से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी के बाद उनके इस कैश गंज का खुलासा हुआ है। 2024 का चुनावी मौसम शुरू हो चुका है, इसलिए बीजेपी को इस मुद्दे में बड़े बड़े मौके नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता, मंत्री, सांसद और प्रवक्ता सब खुलकर कांग्रेस के खिलाफ फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनके बयानों के बाउंसर से बचना फिलहाल कांग्रेस के लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है। कोई 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे, सब ने चुप्पी साधी हुई है, मुंह में सबके दही जमा हुआ है। और यही कारण है कि भ्रष्टाचार को लगातार फैलाने का काम, generations after generations, the tradition of corruption has been kept alive. कांग्रेस पार्टी एक हॉनेस्ट पार्टी है और वो एमपी उनका पैसा का बारे में उनका एक्सप्लेनेशन देना है आईटी डिपार्टमेंट। इसमें क्या वो कानून क्या करना चाहिए करेगी उनका ऊपर। सारा पैसा गरीबों का पैसा जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी हड़पती है, वही संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। एक एक रुपया गरीबों को हम लौटाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सख्त से सख्त सजा हम लोग दिलवाएंगे। जब उन्होंने देश को नोटबंदी के अंदर झोंका, तब ये कहा गया था कि देश से कालाधन खत्म हो जाएगा, मगर मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ देश को धोखा दिया गया। ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का जो कारोबार चल रहा है, ये कौन है जिसका एटीएम बनकर कांग्रेस का ये नेता उभरा है? कि एक और मोदी जी हैं
जो पाई पाई बचाई भी और पाई पाई गरीब की भलकली लगाई भी। दूसरी ओर ये विपक्षी दल हैं, कांग्रेस और अन्य दल, जो पाई पाई कमाने में लगे हैं, गरीब की जो हक है उसको भी लूटने में लगे हैं। कांग्रेस के धीरज साहू झारखंड से राज्यसभा के सांसद हैं। उनकी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज की शुरुआत वैसे तो झारखंड में हुई, लेकिन मौजूदा वक्त में यह पश्चिम ओडिशा की सबसे बड़ी देसी शराब है उसकी कंपनी है। इसे धीरज साहू के परिवार के लोग संभालते हैं और इसका साम्राज्य कई राज्यों में फैला हुआ है। यही वजह है कि धीरज साहू के 10 ठिकाने इस वक्त आयकर विभाग के रडार पर हैं। इनमें ओडिशा का वालंगीर, संभलपुर, राउरकेला, तीतलगढ़ और बौद्ध है। झारखंड में रांची और लोहरदग्गा में भी आईटी की रेड हुई, जबकि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी छापे मारे गए। लेकिन आज सत्ता की कुंजी तैयार करते वक्त हमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के बारे में एक बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी मिली, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कांग्रेस सांसद धीरज साहू पहली बार 2009 में राज्यसभा के सांसद चुने गए। 2018 में फिर उन्हें यह मौका मिला। तब उन्होंने जो अपना शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिया था, उसमें अपनी संपत्ति 34 करोड़ रुपए बताई थी। उन्होंने खुद पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए का कर्ज भी घोषित किया था। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अब उनके ठिकानों से जो 300 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, उनका पूरा सच क्या है। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 2016-2017 के इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने अपनी आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई थी। इसलिए अब बीजेपी सवाल पूछ रही है, क्या इसमें भी कांग्रेस के सांसद ने कोई गोलमाल किया है? बीजेपी ने कांग्रेस के सांसद धीरज साहू को कैश किंग का नाम दिया है और अब उनके खिलाफ अलग अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। इस पर हम आपको एक छोटी सी लेकिन आक्रोश से भरी रील भी दिखा देते हैं। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी हाय 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 हाय। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, कांग्रेस मुख्यालय के नजदीक ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा बैनर यहां लगाया गया है। पुलिस के भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन। कांग्रेसी सांसद के घर से जब 200 करोड़ रुपए, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों से ईडी तक 250 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद कर चुकी है। कांग्रेसी पूछते थे ना कि काला धन कहाँ से आएगा। ये काला धन ही है जो आ रहा है। ये काला धन ही है जो मोदी जी निकाल के लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपया नगदी मिलना, हम यही कह रहे हैं बार बार कि कांग्रेस का नाम ही भ्रष्टाचार है। तो मुझे तो लगता है कि ये हर महीने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को आने वाली रकम है। ये ऐसा नहीं कि ये कोई साल भर से पार्क था। साल भर से पार्क होता तो उसमें 2000 का नोट भी होता। ये हर महीने कांग्रेस जिस राज्य में है, जो आदिवासियों का पैसा है, जो गरीबों का पैसा है, जो महिलाओं के पैसा है, वो सब पैसा कांग्रेस नेतृत्व मंगा रहा है। की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, कदम से कदम मिलाकर वो एमपी धीरज साहू जी उनके साथ चल रहे थे। एक ट्वीट तो करके पूछे, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी या सोनिया जी एक ट्वीट तो करके कहें, जो भ्रष्टाचार कर्नाटका में रोते फिर रहे थे, अब वो भ्रष्टाचार निकल कर आ रहा है। तो करप्शन की कैश की फैक्ट्री के बाद अब सियासत की विवाद फैक्ट्री की बात करते हैं, जो तेलंगाना में विवाद का जबरदस्त प्रोडक्शन कर रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर शुरू हुए विवाद ने आज और ज्यादा स्पीड पकड़ ली। कल तक बीजेपी के एक विधायक ने अकबरुद्दीन से शपथ लेने से इनकार किया था। आज ये आंकड़ा बढ़कर 8 विधायकों तक पहुंच गया।
दरअसल 2 दिन पहले तेलंगाना के चंद्रयान गुट्टा विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया, जिसके बाद नए सदस्यों को शपथ दिलाने और नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव उनकी अध्यक्षता में हो रहा है। आज विधायकों ने उनकी अध्यक्षता में शपथ ली, लेकिन बीजेपी को इसमें ऐतराज है। बीजेपी का कहना है कि जो व्यक्ति तेलंगाना में रहकर हिंदुओं को मारने की बात करता है वो ऐसे व्यक्ति के सामने शपथ नहीं लेंगे। यह ऐलान सबसे पहले गोशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने किया। राजा सिंह ने तो ये तक कहा कि 2008 में भी AIMIM के सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था और मैंने तब भी शपथ नहीं ली थी। एक बार पहले राजा सिंह को सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। ये राजा सिंह जब तक जिंदा है MIM के सामने शपथ नहीं लेगा, अकबरुद्दीन के सामने शपथ नहीं लेगा। 2018 में भी मैंने यही MIM के एक विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाकर बिठाया था, वो समय पर भी मैंने शपथ नहीं ली और आज भी मैं शपथ नहीं लूंगा। आज तेलंगाना में रहकर हिंदुओं को मारने की बात करते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति के सामने क्या हम शपथ ले सकेंगे? मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि आज तुम बताओ कि तुम्हारा और MIM का क्या रिश्ता है? टी राजा सिंह के ऐलान के बाद बीजेपी ने आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने की पूरी कार्यवाही को गलत बता दिया। बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ नेता को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की परंपरा है, लेकिन कांग्रेस ने AIMIM के साथ अपने समझौते के कारण अकबरुद्दीन ओवैसी को इस पद पर नियुक्त किया है। बीजेपी नेताओं ने इस सिलसिले में राज्यपाल से भी मुलाकात की है और अपना विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करने का काम राज्यपाल का है। बीजेपी अपने ही द्वारा नियुक्त राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से ये पूछ सकती है। AIM ने भी अब तक आधिकारिक रूप से कुछ इस पर कहा नहीं है। एक बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों का पक्ष सुन लेते हैं, फिर इसकी तथ्यात्मक कुंजी देखेंगे। दोनों का डीएनए एक ही है। हम पहले से हम बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मजलिस पार्टी अलग रूप से नहीं देखना चाहिए। दोनों का डीएनए एक ही है, दोनों ट्विन्स है। प्रोटोकॉल के विरुद्ध जो नियुक्त किया गया असल अकबरुद्दीन ओवैसी, उनके समक्ष में, उनके नेतृत्व में, उनके चेयरमैन के द्वारा स्पीकर का चुनाव नहीं होना चाहिए। ये भी हम गवर्नर साहिबा को हम मेमोरेंडम देने के लिए हमारा विधायक अभी Going by seniority in the assembly, I should have been the protest speaker, the senior most MLA in the Congress party. But since I had been sworn as a minister, procedure didn't allow me to be a pro tem speaker. So then we looked at others who had done 6 terms as MLA, senior most. So Akbar was the senior most, I mean, among all parties. So. कांग्रेस सरकार और MIM अंदर के समझौता चल रहे हैं, इसके अभी फैसला हो गया, अभी बाहर के भी सबको मालूम हो रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सीनियर्स को छोड़ के ये मजलिस पार्टी के आदमी को प्रोटेम स्पीकर बनाया है ना, ये इसी के लिए हम हमारा प्रोटेस्ट देने के लिए हम बाइकाट, अगर जो रेगुलर स्पीकर बनने के बाद उनके सामने हमारा MLA शपथ ग्रहण का कार्यक्रम करेगा। गवर्नर अपॉइंट करते हैं प्रो टाइम स्पीकर, और ये बीजेपी वालों का ये समझ नहीं पाते हैं कि मीन्स इनका ऐसे लोगों का तोड़ने के लिए और ये रिलीजियस डिफरेंसेस खड़ा करने में, हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में इनका तेलंगाना जनता ने इतना हरारी हार दिया है। दरअसल प्रोटेम स्पीकर के रूप में आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ विधायक को नियुक्त किया जाता है। उनका काम नए विधायकों को शपथ दिलाना और विधानसभा स्पीकर का चुनाव करवाना होता है। वैसे तो पूर्व मुख्यमंत्री KCR सबसे वरिष्ठ विधायक है, मगर वो अस्पताल में भर्ती हैं। तुमल्ला नागेश्वर राव, उत्तम कुमार रेड्डी, पोशराम श्रीनिवास रेड्डी और अकबरुद्दीन ओवैसी 6 बार के विधायक बने हुए हैं। तुमल्ला नागेश्वर राव, उत्तम कुमार रेड्डी दोनों कैबिनेट मंत्री बने हैं। पोशराम श्रीनिवास रेड्डी पहले BRS सरकार में स्पीकर थे, इसलिए चंद्रयान गुट्टा विधानसभा सीट से जीत दर्ज कराने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी को
प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया और आज उन्होंने नए विधायकों को शपथ भी दिलाई। अब प्रोटेम स्पीकर पर होने वाली सियासत के पन्ने को थोड़ा और खोल लेते हैं। दरअसल बीजेपी पहली बार तेलंगाना में 8 सीट जीत पाई है। यहां बीजेपी को 14% के करीब वोट मिले हैं। AIMIM को 7 सीट मिली है। हैदराबाद नगर निगम में बीजेपी को 48 सीटें मिली थी और ओवैसी की पार्टी को 44 सीटें। हैदराबाद के इलाके में AIMIM और बीजेपी दोनों का असर है। बीजेपी AIMIM का विरोध करके अपने वोट बैंक को यह संदेश देना चाहती है कि वो किसी कीमत पर हैदराबाद में हिंदुओं के हितों से समझौता नहीं करेगी। वैसे बीजेपी विधायक टी राजा सिंह अकबरुद्दीन ओवैसी के जिस बयान को आधार बनाकर उनके सामने शपथ से इनकार कर रहे हैं, उस पर काफी विवाद हुआ था। वो काफी भड़काऊ भी था। वो पूरा बयान तो आपको नहीं सुनवा सकते, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा आप सुनिए ताकि आप समझ पाएं कि विरोध की असली वजह क्या है। और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं। अरे मोदी है, मोदी है, काय का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अकबरुद्दीन ओवैसी का यह बयान पुराना और बहुत खतरनाक है। वैसे इस मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। वैसे तेलंगाना की सियासत में रुचि रखने वालों को आज सत्ता में यह बात नोट कर लेनी चाहिए कि राज्य में लगातार मजबूत होती बीजेपी और AIMIM के बीच इस तरीके की कड़वाहट वाली टक्कर आने वाले समय में और ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तो सत्ता की 24 वाली लड़ाई शुरू ही हुई है। दक्षिण के सियासी संग्राम के बाद अब एक और चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की बात, जहां बीजेपी को वोट देना एक मुस्लिम महिला के लिए मुसीबत का सबब बन गया। मामला मध्य प्रदेश के सीहोर का है। आरोप है कि समीना नाम की महिला ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था। इससे नाराज होकर उसके देवर जावेद खान ने महिला के साथ मारपीट की, लेकिन पुलिस ने आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। दरअसल 3 दिसंबर को नतीजा आने के एक दिन बाद 4 दिसंबर को पीड़ित समीना अपने बच्चों के साथ बीजेपी की जीत की खुशी मना रही थी। तभी देवर जावेद खान ने समीना से पूछा कि तुमने बीजेपी को वोट क्यों दिया। समीना ने कहा, जहां मर्जी होगी वहां वोट दूंगी। बस इतना कहने के बाद जावेद खान, उसके पिता वाहिद खान और मां उजमा बी ने समीना के लिए अपशब्द बोलना और उसे पीटना शुरू कर दिया। इन तीनों ने मिलकर डंडे से समीना की पिटाई की। बाद में पड़ोसियों ने उसे बचाया। मारपीट के दौरान जावेद खान ने समीना को जान से मारने की भी धमकी दी। इस घटना के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पीड़ित महिला समीना से मुलाकात की। समीना के साथ उसके बेटे और बेटी भी सीएम से मिले। सीएम शिवराज ने इस मुलाकात का वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि आपका भाई सदैव आपके साथ है। शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस से इस मामले में कड़ा एक्शन लेने के लिए कहा है। साथ ही पीड़ित महिला को सुरक्षा और आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। पुलिस ने भी मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। मैंने कह दिया मैंने वोट दूंगी तो कौन नहीं जीत होगी सरकार की। कौन सी पार्टी को वोट देने से नाराज हुआ? बीजेपी को देने से नाराज हुआ, कहने लगा तूने कौन दिया वोट। नारियों पर अत्याचार चाहे घर वाले करें या बाहर वाले करें, अत्याचार तो अत्याचार है। नारी सम्मान की पात्र होती हैं और नारी शक्ति को नमन करना चाहिए। कुल मिला के वो स्वतंत्र हैं, किसी के भी जीत में या हार में दुखी हो सकती हैं, जीत में जश्न मना सकती हैं, लेकिन इस पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए।
लोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को चाहते हैं और उस महिला का ये भी कहना है कि मैंने मोदी जी के उससे वोट दिया था और उसको उसके परिवार के लोगों ने उसको मारा पीटा। तो अभी मैं प्रशासन से ये भी मांग करूँ आपके माध्यम से कि जिन्होंने उसके साथ मारपीट करी उनके ऊपर प्रकरण दर्ज कर उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कुल मिलाकर सत्ता का नजरिया 9 यह है कि लोकतंत्र में किसी नागरिक के अधिकारों में अतिक्रमण करने का हक किसी को नहीं है। कौन किसको वोट देगा यह उसका मौलिक अधिकार है। दूसरे के मताधिकार पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र की बात सिर्फ एग्जिट पोल, रुझानों और नतीजों तक, विश्लेषण तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। लोकतंत्र का विमर्श एक सामान्य नागरिक और उसके घर से शुरू होता है। इसलिए घर परिवार में भी हर किसी को अपनी पसंद से वोट देने की आजादी है और यह आजादी सुनिश्चित होनी चाहिए। और अब आज की सबसे वायरल तस्वीर, यह तस्वीर भारत के गृह मंत्री अमित शाह की है। इस तस्वीर में अमित शाह अपनी 2 पोतियों के साथ शतरंज खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो गार्डन में बैठे हुए हैं और उनकी दोनों पोतियां उनके साथ बैठकर शतरंज की चालें देख रही हैं। शाह ने यह तस्वीर अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की। साथ में फोटो कैप्शन में लिखा, एक अच्छे कदम से संतुष्ट ना हो, हमेशा बेहतर की तलाश करें। अभी हाल ही में 3 राज्यों में अमित शाह की चालों से कांग्रेस को मात मिली है। ऐसे में तस्वीर बहुत कुछ कहती है। वैसे ये कहना होगा, अमित शाह की तस्वीर भले ही निजी हो, लेकिन तस्वीर का जो कैप्शन है वो राजनीतिक तेवरों वाला है। और सत्ता में अब बात उस वॉर जोन की जो अब हर रोज पहले से ज्यादा विध्वंसक होता जा रहा है। इस सब के बीच इजराइल के लोगों में इस वक्त एक नया डर ट्रेंड कर रहा है और यह डर है 7 अक्टूबर के रिपीट होने का। सवाल यह कि क्या हमास इजराइल पर एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? क्या हमास इजराइल पर फिर एक बार 7 अक्टूबर जैसा हमला करने जा रहा है? क्या सीज फायर हमास के लिए संजीवनी बन गया है और इसी सीज फायर के नाम पर हमास ने और ज्यादा गोला बारूद जमा कर लिया है? क्योंकि 64 दिन बाद हमास ने इजराइल को एक नया जंगी ट्रेलर दिखाया है। पहली बार कैमरे पर हमास ने दुनिया को अपनी रॉकेट फैक्ट्री दिखाई है और इजराइल को ललकारा है। सबसे पहले हम आपको हमास की इस रॉकेट फैक्ट्री की एक वीडियो रील दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि हमास ने कैसे इजराइल के लिए खतरे का नया सायरन बजाया है। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इजराइल में जंग का अलार्म क्यों बज रहा है। दरअसल हमास ने इजराइल पर हमला करने के लिए शॉर्ट रेंज की मिसाइलें तैनात कर दी हैं। उसने 10 जगहों पर अपना मिसाइल सिस्टम रेडी कर दिया है। हमास ने राजुम मिसाइल सिस्टम का एक नया वीडियो भी जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि हमास ने इन मिसाइलों की तैनाती गाजा पट्टी के आसपास की है। उसने कई मिसाइलें दागकर इजराइल को एक ट्रेलर भी दिखा दिया है और ये सारे वीडियो हमास की अल कसाम ब्रिगेड की ओर से जारी किए गए। तो हमास 7 अक्टूबर जैसी तैयारी फिर से कर रहा है, इसका एक और वीडियो सबूत है।
हमास ने एक बार फिर से इजराइल पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। हमास ने इजराइल के तेल अवीव पर बहुत बड़ा हमला किया और रॉकेट वर्षा कर दी। इसका वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे, ठीक उसी वक्त एक यात्री विमान भी वहां से गुजर रहा था जो बाल बाल बच गया। इस रॉकेट अटैक के बीच ही तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग भी करवाई गई। इस हमले की वजह से इजराइल ने अब कई फ्लाइट्स को कैंसिल भी कर दिया। आज गाजा पट्टी से हमास और इजराइल डिफेंस फोर्स की लड़ाई का एक और विस्फोटक वीडियो सामने आया है। यह आमने सामने की जंग गाजा के शुजाया में बने एक स्कूल के अंदर हुई, जिसमें इजराइल के जवान अंधाधुंध फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल का दावा है कि हमास ने इस स्कूल के अंदर अपना एक बड़ा अड्डा बनाकर रखा था। बाद में आईडीएफ ने पूरे स्कूल को ही उड़ा दिया। और अब बात असम की, जिसकी चर्चा आज इसलिए ज्यादा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि असम म्यांमार का हिस्सा रहा है और अब उनके इस दावे पर हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी कपिल सिब्बल पर हमलावर है। कपिल सिब्बल पर सबसे तीखा हमला असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जिस मामले में जानकारी ना हो उस मामले में नहीं बोलना चाहिए। दरअसल नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। इस सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि एक संधि के तहत अंग्रेजों को सौंपे जाने से पहले असम मूल रूप से म्यांमार का हिस्सा था। उन्होंने आगे कहा, पलायन को रोका नहीं जा सकता। अगर आप असम के इतिहास को देखें तो आपको समझ आएगा कि कौन कब आया, इसका पता लगाना असंभव है। असम असल में म्यांमार का हिस्सा था। साल 1824 में जब ब्रिटिश ने लड़ाई जीती तो संधि के तहत असम पर ब्रिटिश शासन का राज हो गया था। सिब्बल का यह दावा असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को चुभ गया और उन्होंने आज कहा कि असम कभी भी म्यांमार का हिस्सा नहीं था। कुछ समय के लिए झड़प जरूर हुई थी, लेकिन ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे पता चले कि असम म्यांमार का हिस्सा था। उन्होंने कपिल सिब्बल को नसीहत दी कि अगर जानकारी ना हो तो ना बोलें। And if you look at the history of Assam, you'll realize that it's impossible to figure out who came when. Assam originally was a part of Myanmar. And it was way back in 1824, after the British Mullahs conquered a part of it, that a treaty was entered into by which Assam was handed over to the British. You can imagine the kind of movements of people that must have taken place in the context of the then British Empire. And if you jump to 1905, you will have the partition of Bengal. तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।